Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India's attempt to reset its ties with Taliban. ये आज के न्यूज़पेपर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हमारे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इसको जोड़ करके देखा जा सकता है. तो देखते हैं इस टॉपिक को एकदम डिटेल में बैकग्राउंड के साथ समझेंगे बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो बैकग्राउंड के साथ जब हम समझते हैं तो वी शुड स्टार्ट विथ 1979. ये एक वाटर सेड ईयर था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. कोल्ड वॉर आपको पता है इट स्पैंड फ्रॉम 1945 राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टिल 1991 जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ. कोल्ड वॉर के दौरान द वर्ल्ड वाज मेनली डिवाइडेड बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स, यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक. ये तो आप जानते हैं. अब दोनों ही साइड्स अपना अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. उसमें फिर 1979 के टाइम में हुआ क्या. पहले ईरान के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, ईरानियन रिवॉल्यूशन, जहाँ पे ईरान के लोगों ने वहाँ के एक डिक्टेटर शाह रेजा पहलवी को रिमूव किया एंड दे टुक पावर इन देयर ओन हैंड्स. शाह रेजा पहलवी वाज सपोर्टेड बाय द यूएस. तो शाह रेजा पहलवी के डिथ्रोन होते ही, रिमूव होते ही ईरान के ऊपर से यूएस का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया. एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ईरान बिकेम एंटी यूएस आफ्टर 1979. ये जो आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये एनीवे दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर. वो यूएसएसआर ब्लॉक का हिस्सा थे. भारत ने ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ 1971 में एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ था बिकॉज इंडिया बिफोर सेंडिंग इट्स फोर्सेस इनटू ईस्ट पाकिस्तान इन ऑर्डर टू लिबरेट इट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश, भारत ने यूएसएसआर के साथ ये फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया था ताकि यूएसएसआर की मदद से हम लोग चाइना और अमेरिका के इम्पैक्ट को नलीफाई कर पाएँ. तो अगर आप इस एरिया के पॉलिटिक्स को देखें ड्यूरिंग 1979 तो यहाँ पे एंटी यूएस सरकार आ चुकी है ईरान में. ये सब यूएसएसआर का हिस्सा हैं ही. भारत भी एक तरीके से फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन करने के बाद थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ अलाइंड हो ही रहा था. तो बच गए बस दो देश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. अफगानिस्तान काफ़ी हद तक न्यूट्रल था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, लेकिन पाकिस्तान वाज अलाइंड टू द यूएस ब्लॉक का वो हिस्सा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. तो अब यूएसएसआर ने सोचा कि अगर हम अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल जमा लेते हैं 1979 में यूएसएसआर ने सोचा तो होगा क्या कि पाकिस्तान इस एरिया में पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाएगा. वो यूएस ब्लॉक का एलाई होने के बावजूद भी उसके चारों तरफ यूएसएसआर के एलाइज हो जाएंगे. तो पाकिस्तान कैन बी सैंडविच्ड, इट कैन बी आइसोलेटेड. इस आइडिया से गाइडेड होकर के यूएसएसआर ने फैसला किया कि इट विल इन्वेड अफगानिस्तान. द गोल वॉज टू आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम यूएस ब्लॉक. इस पूरे एरिया में यूएसएसआर का कंट्रोल हो जाता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर पाकिस्तान को किसी तरीके से सप्रेस करके, थ्रेटन करके यूएस से हम डाइवर्ज कर पाते. तो ऐसा प्लान था यूएसएसआर का. सो गाइडेड बाय दिस आइडिया अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर ने अटैक किया. अब नेचुरल सी बात है कि यूएस विल नॉट कीप क्वाइट. वैसे भी कोल्ड वॉर का टाइम था. कोल्ड वॉर इज़ नोन एज कोल्ड वॉर बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था. यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते थे. दूसरे ग्रुप्स को चढ़ाया जाता था, आर्म्स एम्युनिशंस दिए जाते थे फाइट करने के लिए. तो यही हुआ अफगानिस्तान के अंदर भी. यहाँ पे भी एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ. यूएसएसआर के फोर्सेस एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू कैप्चर पावर. फिर यूएस ने क्या किया, इट स्टार्टेड सेंडिंग आर्म्स एम्युनिशंस टू अफगानिस्तान. वहाँ के लोकल कुछ फाइटर इंसर्जेंट्स जिनको कहा जाता है मुजाहिदीन्स हु डिड नॉट वांट यूएसएसआर टू हैव पावर इन अफगानिस्तान, उनको यूएस ने आर्म्स एम्युनिशंस एंड फंडिंग सपोर्ट देना शुरू किया वाया पाकिस्तान. तो ये खेल शुरू हुआ यूएस की तरफ से पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में फाइटर इंसर्जेंट्स जिनको कहा जाता है मुजाहिदीन, उनकी ट्रेनिंग, उनको आर्म्स एम्युनिशंस फंडिंग देना शुरू किया गया इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट
USSR soldiers who had invaded Afghanistan in 1979. अब ये कन्फ्रंटेशन चलता रहा, एक तरीके से ये प्रॉक्सी वॉर, इनडायरेक्ट वॉर चलती रही फॉर अबाउट 10 ईयर्स. बाय 1989 1990 USSR काफ़ी कमज़ोर हो चुका था एंड देन अल्टीमेटली 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट भी हो गया, इसके साथ कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया. अब ये जो फाइटर इंसर्जेंट्स थे, मुजाहिदीन्स, जिनको पाकिस्तान के थ्रू इतनी ट्रेनिंग दिलाई गई थी, आर्म्स एम्यूनेशंस दिया गया था, उनकी ट्रेनिंग काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेनिंग कैंप्स में कराई गई थी और उसके बाद उनको अफगानिस्तान में भेजा गया था टू फाइट. नाउ दीज मुजाहिदीन्स वेयर सडनली पर्पसलेस. इनका मकसद था USSR फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करना एंड USSR हैड विड्रॉन. US के तरफ से फंड, आर्म्स एम्यूनेशंस आने भी बंद हो गए. नाउ दीज मुजाहिदीन्स वेयर कंप्लीटली लेफ्ट ऑन देयर ओन. अब इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया पाकिस्तान ने. पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसने धीरे धीरे इन मुजाहिदीन्स को कंडीशन करना शुरू किया. इनको अब एक नया मकसद दिया जाना शुरू किया गया कि नाउ यू फाइट इन जम्मू कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया. क्योंकि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी अब तक भारत से 1947-48 वाले वॉर में, 65 के वॉर में और 71 के वॉर में हारने के बाद पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि वो भारत के साथ सीधा सीधा कन्फ्रंट नहीं करेगा, वो भारत के अंदर टेररिज्म फैला करके भारत को इंटरनली वीक करेगा. इसको पाकिस्तान के अंदर नाम दिया गया था ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स पॉलिसी. उसी पॉलिसी के अंतर्गत पाकिस्तान की ISI ने फैसला किया कि अब ये जो मुजाहिदीन्स हैं इनको जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा जाए. इनकी कंडीशनिंग की गई, इनको बताया गया कि इंडिया एक एंटी इस्लामिक कंट्री है. ऐसे प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान ने भारत का इमेज, और इन मुजाहिदीन्स को अब एक नया लक्ष्य दिया गया. इनको आर्म्स एम्यूनेशंस फंडिंग सपोर्ट अब पाकिस्तान डायरेक्टली देने लगा. पहले तो इनडायरेक्टली आता था अमेरिका के थ्रू, अब पाकिस्तान ने डायरेक्टली इन मुजाहिदीन्स को सपोर्ट करना शुरू किया इन ऑर्डर टू प्रमोट टेररिज्म इन इंडिया, मेनली इन जम्मू एंड कश्मीर. उसी टाइम में आप कह सकते हैं कि ये जो मुजाहिदीन से हैं, इनके अंदर से एक नया ग्रुप बन कर के आया जिसको नाम दिया गया तालिबान. सो तालिबान was a group created in 1990s amongst these fighter insurgents, Mujahideens, who were earlier created with the goal of fighting against USSR. Now they were created as a radical group, radical Islamic group of Afghanistan. और ये तालिबानी लोगों ने काफ़ी नेक्सस डेवलप करने शुरू किए अदर रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ. उसमें सबसे पहले नाम आता है अलकायदा का, विच वॉज क्रिएटेड बाई ओसामा बिन लादेन. तो यहाँ पे इन मुजाहिदीन्स में से काफ़ी मुजाहिदीन्स तो अब सिविलियन लाइफ बिताने लगे थे क्योंकि USSR ख़त्म हो चुका है, बट कुछ मुजाहिदीन्स ऐसे हैं जो ISI के टच में रहे और ISI ने उनको अब नया काम सौंप दिया, दैट वाज टू फाइट अगेंस्ट इंडिया. साथ ही साथ उनको उनके अंदर एक रेडिकल इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रमोट करना शुरू किया पाकिस्तान की ISI ने. पहले भी देखिए ये मुजाहिदीन्स मुसलमान ही थे, दे वेर इस्लामिक पीपल ओनली, बट अर्लियर दे वेर नॉट गाइडेड बाय देयर इस्लामिक आइडेंटिटी, रादर दे वेर गाइडेड बाय देयर ट्राइबल आइडेंटिटी एंड दे वेर फाइटिंग अगेंस्ट USSR bloc. They were preventing USSR occupation over Afghanistan. But after end of Cold War, Pakistan's ISI started conditioning their mind. It developed or started to make them realize that they are Islamic people, and at the same time ISI projected India as a country which persecutes, which threatens independence of या human rights of Islamic people. और इस तरीके से इन मुजाहिदीन्स में से कुछ लोगों को धीरे धीरे मोटिवेट किया गया अगेंस्ट इंडिया. उन्हीं मुजाहिदीन्स को कहा गया है तालिबान. दिस तालिबान्स आर रेडिकल इस्लामिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान एंड दिस तालिबान डेवलप्ड नेक्सस विथ टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक अल-कायदा फाउंडेड बाय ओसामा बिन लादेन. तो आप कह सकते हैं कि 1990 से लेकर के साल 2000 तक अफगानिस्तान स्टार्टेड टू बिकम अ सैंक्चुरी फॉर टेररिस्ट्स, जिसमें लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, जो अपने आप को कहता है कि वो एक पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो
अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल कर रहा है, बट असल में वो काफ़ी सारे फंडामेंटलिस्ट्स रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था। उसमें एक अलकायदा भी था। तालिबान के ही कई सारे कैडर्स, उसके ही कई सारे जो ऑफसूट्स हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स की तरह काम कर रहे थे। नाउ दे वर प्रमोटिंग टेरर एक्टिविटीज़ इन इंडिया, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एकाएक से टेररिज्म स्पाइक कर गया, बढ़ गया पोस्ट 1990 आफ्टर एंड ऑफ दिस कोल्ड वॉर। रीज़न बीइंग तालिबान का राइज, अफगानिस्तान के अंदर ये जो मुजाहिदीन से उनका कंडीशनिंग बाय आईएसआई। अदरवाइज 1990 से पहले तक जम्मू कश्मीर काफ़ी हद तक एक पीसफुल स्टेट था, वहाँ पे टेररिज्म का प्रॉब्लम था ही नहीं। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी जम्मू कश्मीर में लाया गया 1990 के बाद ही, क्योंकि उसके बाद ही वहाँ पे धीरे धीरे टेररिज्म का प्रॉब्लम बढ़ने लगा। तो 1990 के बाद से व्हाट वी विटनेस्ड इन इंडिया वाज मुजाहिदीन स्पिल ओवर। 1990 के बाद से अफगानिस्तान से मुजाहिदीन स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। प्रॉक्सी वॉरफेयर नाउ स्टार्टेड इन इंडिया। अब इस बार प्रॉक्सी वॉरफेयर, इनडायरेक्ट वॉर वॉज बिटवीन आईएसआई या पाकिस्तान एंड इंडिया, बट इसको इनडायरेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान सामने किसको भेज रहा है, इन मुजाहिदीन्स को। सो दैट हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत धीरे धीरे टेररिज्म से काफ़ी परेशान होने लगा बिकॉज ऑफ राइज ऑफ तालिबान। बट तालिबान अपने आप को ऑफिशियली कभी भी कोई टेररिस्ट ग्रुप या इस तरीके से नहीं प्रोजेक्ट करता रहा है। तालिबान हैज़ बीन प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ पॉलिटिकल यूनिट विच फोकसेस ऑन इस्टेब्लिशिंग अ पॉलिटिकल सेटअप इन अफगानिस्तान। ऐसा पॉलिटिकल सेटअप जो अफगानिस्तान के अंदर ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज के हिसाब से रेगुलेट करे, वहाँ के पावर और फंक्शंस को मैनेज करे। तो इस तरीके से तालिबान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। बट तालिबान हमेशा से ही बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए एक तरीके का सपोर्ट या बेस की तरह काम करता रहा, और वो टेररिस्ट ग्रुप जो हैं भारत को परेशान करने लगे। आईएसआई के साथ मिल करके भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में टेररिज्म फैलाने लगे। एक बार तो क्या हुआ, 1999 में एक प्लेन काठमांडू से चला दिल्ली की तरफ, नेपाल काठमांडू से दिल्ली की तरफ, उसको हाईजैक कर लिया गया। इट वॉज टेकन टू कांधार इन अफगानिस्तान। और वहाँ पे फिर इन हाईजैकर्स ने डिमांड रखा कि भारत ने जो हाई प्रोफाइल टेररिस्ट पकड़े हैं, मसूद अजहर, उमर सईद, मुश्ताक अहमद जारकर, इनको रिलीज़ किया जाए। और फिर भारत को इनको रिलीज़ करना भी पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लेन चला काठमांडू से दिल्ली, इसको हाईजैक करके कहाँ ले गया गया, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान ले जाने के पीछे कारण यही था कि कहीं ना कहीं वहाँ की जो तालिबान सरकार है वो इन हाईजैकर्स को सपोर्ट करेगी नेगोशिएट करने में भारत सरकार के साथ। और ऐसा हुआ भी, भारत सरकार को इन टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। और इन टेररिस्ट ने बाद में कई सारे टेरर एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए भारत में, इंक्लूडिंग उरी अटैक, पुलवामा अटैक। तो आज तक ये हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो ये सब कहानी है तालिबान की जब इट वॉज इन पावर। इट केम इनटू पावर इन 1990s आफ्टर एंड ऑफ यूएसएसआर, आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर। फिर हुआ क्या, तालिबान और अलकायदा, मैंने आपको पहले ही बताया है, नेक्सस में काम कर रहे थे। और अलकायदा का जो लीडर है ओसामा बिन लादेन, ही अल्टीमेटली प्लान्ड एन अटैक ऑन द यूएस। ओसामा बिन लादेन या फिर कोई भी इस तरह के जो रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको भारत जैसे देशों से कम खतरा लगता है। दे फील दैट वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका इज थ्रेट फॉर देम, क्योंकि उनको लगता है कि जो कल्चर है वेस्टर्न कंट्रीज का, यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज का, वो इस्लाम से बिल्कुल अपोजिट है। तो कल्चरल थ्रेट की तरह देखते हैं ये रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स वेस्टर्न कंट्रीज को। और अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने इसी कल्चरल थ्रेट को परसीव करते हुए 2001 में यूएस के ऊपर ये टेरर अटैक प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। जब यूएस के ऊपर ये 2001 में टेरर अटैक हुआ, तो उसके बाद से आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक बदल गई। तो एक मैंने आपको बताया था वाटर शेड मोमेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम, वो था 1979 का। और दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता है 1991 का, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जिसके बाद भारत के अंदर टेररिज्म बढ़ने लगा था। भारत ने इस टाइम में 1991 से लेकर के 2001 तक में कई दफ़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ को बताने की कोशिश की कि टेररिज्म इज़ इमर्जिंग एज ए मेजर थ्रेट, बट किसी कंट्री ने भारत को सपोर्ट नहीं किया, इंक्लूडिंग द यूएस। भारत ने एक प्रपोजल भी लाया था यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर इन ऑर्डर टू डील विथ इंटरनेशनल टेररिज्म। उस प्रपोजल का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT, बट यूएस ब्लॉक्ड इट सेवरल टाइम्स।
भारत जब भी कोशिश करता है इसको लाने की, यूएस ब्लॉक कर देता। यूएस कहता कि अरे ये टेररिस्ट थोड़ी हैं, दीज आर तो फ्रीडम फाइटर्स। लेकिन फिर क्या हुआ, यूएस के ऊपर ही अटैक हुआ। 1996 से लेकर के 2001 तक में भारत ने कई दफ़ा सीसीआईटी को लाने की कोशिश की यूएन प्लेटफॉर्म पे, बट इट वाज ब्लॉक्ड बाय सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। फिर यूएस के ऊपर ही 2001 में टेरर अटैक हुआ। उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिलेशंस थोड़े अच्छे होने लगे हैं, बिकॉज भारत तो पहले से टेररिज्म से स्ट्रगल कर रहा था ना। यूएस ऑल्सो रियलाइज कि टेररिज्म इज़ अ बिग थ्रेट, और उसके बाद से इंडिया एंड यूएस स्टार्टेड टू कन्वर्ज, और धीरे धीरे अमेरिका पाकिस्तान से दूर जाने लगा। ये कन्वर्जेंस लगभग अभी तक चल ही रहा है 2001 से लेकर के 2025 तक। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के ये जो रेग्रेसिव टैरिफ पॉलिसीज हैं उस कारण से भारत और यूएस के रिलेशंस में थोड़ी सी डाइवर्जेंस आई है, थोड़ा सा वहाँ पे बम्प आया है। अदरवाइज इंडिया यूएस हैव बीन कन्वर्जिंग फॉर लास्ट 2 decades एंड दैट स्टार्टेड आफ्टर दिस टेरर अटैक ऑन द यूएस इन 2001। चलिए अब इससे आगे चलें तो तालिबान रूल कर रहा था, लेकिन तालिबान ने वॉर अटैक नहीं किया यूएस के ऊपर। अटैक किसने किया? अलकायदा ने, जो तालिबान के साथ नेक्सस में काम कर रहा है। और तालिबान है तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसका काफ़ी रेडिकल माइंड है, काफ़ी रेडिकल उसका आउटफिट की तरह वो काम करता है। वो काफ़ी आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक टेंडेंसीज में बिलीव करता है। इस कारण से उसके कई सारे जो ऑफशूट्स हैं या सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सीधा सीधा टेररिज्म में इंगेज थे, इंक्लूडिंग अलकायदा। अलकायदा ने अटैक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यूएस ने डिमांड किया तालिबान से कि आप हमें ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दें, हम को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तालिबान से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, यू प्लीज़ हैंड अस ओवर ओसामा बिन लादेन। बट तालिबान रिफ्यूज्ड टू एक्स्ट्राडाइट ओसामा बिन लादेन। फिर क्या था, यूएस अपने आप को तो सुपर पावर मानता है, दुनिया का बॉस मानता है, उसके ऊपर टेरर अटैक हुआ, वो चुप तो बैठ नहीं सकता था। तो यूएस अलोंग विथ इट्स अलाइज लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेनली इट्स नेटो अलाइज की मदद से यूएस फोर्सेस वी आर सेंट टू अफगानिस्तान with the main goal of nabbing Osama bin Laden, destroying Al-Qaeda and also overthrow Taliban regime। अगर तालिबान ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर देता तो यूएस के फोर्सेस अफगानिस्तान ना जाते शायद से, लेकिन तालिबान को अब रिमूव करना, अलकायदा को ख़त्म करना, इस मकसद से यूएस फोर्सेस वेयर सेंट टू अफगानिस्तान इन 2001। यूएस फोर्सेस जब पहुंचे तो उन्होंने धीरे धीरे तालिबान का कंट्रोल ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से तालिबान का जो रेजीम है अफगानिस्तान के अंदर, इट केम टू एन एंड। जब तक तालिबान था वहाँ पे पावर में, तब तक वो काफ़ी रेडिकल आउटफिट की तरह काम कर रहा था, वीमेन के राइट्स को सप्रेस करता था, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक टेंडेंसीज को प्रमोट करता था, रिजिड आइडियाज़ को प्रमोट करता था। बट यूएस फोर्सेस एंडेड तालिबान रूल इन अफगानिस्तान, और धीरे धीरे फिर वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की गई। वहाँ पे नई सरकार लाई गई इलेक्शन के थ्रू, वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ शुरू हुई, पार्लियामेंट बनाया गया, उसमें भारत ने भी काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया पार्लियामेंट बिल्डिंग डेवलप करने में। वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे कि स्कूल या डैम बनाने में भारत ने, रोड या रेलवे लाइन बनाने में भारत ने भी काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। तो इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एक लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप डेवलप किया गया विद सपोर्ट ऑफ यूएस फोर्सेज स्टेशन्ड इन अफगानिस्तान। लेकिन साल 2021 में नाउ यूएस डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान। 20 साल उनको इसलिए लग गए, 2001 में गए थे, ओसामा बिन लादेन 2011 में पकड़ा गया था फ्रॉम अबाउटाबाद पाकिस्तान ने उसको छुपा के रखा था। पूरे अफगानिस्तान में ढूंढते रहे, यूएस के फोर्सेस मिल नहीं रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ने उसको छुपा के रखा हुआ था। बाद में 2011 में अबाउटाबाद पाकिस्तान से पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन को परसिक्यूट भी कर दिया यूएस ने। लेकिन 2021 तक 2021 तक तालिबान पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं था। लगभग हर जगह से तालिबान को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन कहीं कहीं पे तालिबान के जो लोग थे दे समहाउ सस्टेन्ड देमसेल्फ। और फिर 2021 में चूंकि 20 साल हो गए थे, बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा था यूएस का, कई सारे यूएस के फोर्सेस की कैजुअलिटी भी हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर। तो फिर 2021 में उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने फैसला किया कि नाउ यूएस फोर्सेज विल बी पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान। जैसे ही यूएस फोर्सेज वर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान रीसरफेस्ड एंड इट
कैप्चर्ड इंटायर पावर इन अफगानिस्तान। जो यूएस ने वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनाई थी अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ अशरफ घानी, उसको तो रातों रात हटा दिया तालिबान ने। अशरफ घानी को अफगानिस्तान छोड़ करके भागना पड़ा और इसके साथ ही तालिबान अगेन रिटर्न्ड टू पावर इन अगस्त 2021। तो जो तालिबान पहले पावर में था 1995 से लेकर के 2001 तक, उसको कहा जाता है तालिबान 1.0। तालिबान व्हेन केम टू पावर इन 2021 तो उसको कहा जाता है तालिबान 2.0, सेकेंड रेजिम ऑफ तालिबान। अब 2021 से जब से तालिबान ने वहाँ पे पावर ग्रैब कर लिया अफगानिस्तान के अंदर, तो दुनिया के सारे ही देशों ने लगभग तालिबान के कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान को इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया। मतलब उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि दे आर लेजिटिमेटली पावर होल्डर्स ऑफ अफगानिस्तान। यूनाइटेड नेशन हैज कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज्ड तालिबान्स कंट्रोल या ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी भी जो पुरानी सरकार थी अफगानिस्तान की, अशरफ घानी जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम की जो सरकार थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अभी भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौका दिया जाता है टू रिप्रेजेंट अफगानिस्तान। जबकि ग्राउंड पे अफगानिस्तान में अशरफ घानी की सरकार हट चुकी है, वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल आ चुका है। तो दुनिया का कोई भी देश तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ नहीं किया गया इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अफगानिस्तान। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड कंट्रीज हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि तालिबान इज देयर इन अफगानिस्तान एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे इन पावर इन अफगानिस्तान फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। वो हटने वाले हैं नहीं। तो अब अगर हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें धीरे धीरे तालिबान के साथ अपने नेक्सस को स्ट्रेंथन करना होगा, उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। तो स्ट्रैटेजिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दुनिया के देशों ने धीरे धीरे तालिबान के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना शुरू किया। और इस साल जुलाई 2025 में रसिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। चाइना भी धीरे धीरे प्रॉक्सिमिटी डेवलप कर रहा है तालिबान सरकार के साथ। तो अगर अब भारत तालिबान के साथ पूरी तरह से डिस्टेंस बनाए रखता है अगर, तो कहीं ना कहीं चाइना विल हैव एडवांटेज। इट्स प्रॉक्सिमिटी विद अफगानिस्तान मे प्रूव टू बी डिसएडवांटेज फॉर इंडिया। हु नोज, वापस से तालिबान अपने पुराने मोड में आ जाए, चाइना के इंसिस्टेंस पे वो भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट करना शुरू कर दे। सो इंडिया कंसिडरिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट कैन नॉट स्टे बिहाइंड। सो भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ अब इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना ही था और यही हुआ है हाल फिलहाल में। अगर भारत की बात की जाए, इंडियाज अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू तालिबान या तालिबान कंट्रोल इन अफगानिस्तान, तो जैसे ही तालिबान पावर में आया अफगानिस्तान के अंदर साल 2021 में, भारत ने अपनी एम्बेसी को शट डाउन कर दिया इन काबुल अफगानिस्तान, यानी कि अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए। लेकिन फिर जून 2022 में लगभग 10-11 महीनों के बाद भारत को रियलाइज होने लगा कि पूरी तरीके से कट ऑफ करना ठीक नहीं है। बाकी देश जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ अपने नेक्सस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार के साथ। तो भारत ने फिर एक टेक्निकल मिशन ओपन किया। एम्बेसी तो बंद कर दिया था, बट एक टेक्निकल मिशन यानी कि एक छोटा सा टीम भेजा अफगानिस्तान के अंदर। दिस टेक्निकल मिशन या टेक्निकल टीम वाज सेंट इन अफगानिस्तान इन जून 2022 विद द गोल ऑफ ओवरसीइंग ह्यूमैनिटेरियन एड। मतलब जो भारत ने पहले से प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए थे अफगानिस्तान के अंदर, जैसे रोड बनाया था, रेलवे लाइन बिछाए थे, डैम बनाया था, वहाँ के पार्लियामेंट को बनाया था, तो इन सब डेवलपमेंट जो भारत ने पहले किए थे उनको ओवरसी करने के लिए भारत ने एक टेक्निकल मिशन भेजा। असल में आप कहें तो टेक्निकल मिशन वाज एन इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन साइड टू स्टार्ट री एंगेजमेंट विथ तालिबान इन अफगानिस्तान, बट इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर, कॉशियस मैनर। तो नाम के लिए एक टेक्निकल मिशन भेजा गया और वही टेक्निकल मिशन वहाँ पे काम कर रही है पिछले 3 सालों से, 2022 से। अब क्या हुआ है हाल फिलहाल में, तालिबान लेड उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर,
अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों आप कह सकते हैं एक ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस पे अभी भी तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह आइडेंटिफाई नहीं किया गया है अफगानिस्तान का, राइट। तो हुआ क्या है, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिनको वहाँ पे तालिबान की सरकार ने अपॉइंट किया है, आमिर खान मुत्ताकी हैज़ अराइव्ड इन इंडिया, और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद भारत ने फैसला किया है कि वो अपनी एम्बेसी जो साल 2021 में हमने बंद कर दिया था उसको वापस से रीस्टार्ट करेंगे। सो नाउ द टेक्निकल मिशन इटसेल्फ इन अफगानिस्तान हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ एम्बेसी। तो वापस से भारत की तरफ से एम्बेसडर भेजा जाएगा इन अफगानिस्तान। तो एक तरीके से इंडिया हैज़ नाउ अपग्रेडेड इट्स टाइज विथ तालिबान रूल इन अफगानिस्तान। बट क्या ये जो एम्बेसी ओपन करने का फैसला है भारत सरकार का, क्या इसको मान लिया जाए कि दैट मीन्स इंडिया हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान रूल इन अफगानिस्तान? तो आंसर इज नो। जैसे रसिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है तालिबान सरकार को, भारत सरकार ने एम्बेसी खोलने का जरूर फैसला किया है अफगानिस्तान के अंदर वापस से, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडिया हैज़ गिवन फॉर्मल रिकॉग्निशन टू तालिबान रूल इन अफगानिस्तान। सीधा सीधा अभी हमने ये नहीं कहा है कि हाँ हम तालिबान के रूल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज लेजिटिमेट रूल इन अफगानिस्तान। भारत एक डिप्लोमेटिक डायलेमा में है। ऑफिशियल रिकॉग्निशन हमने अभी साफ साफ शब्दों में दिया नहीं है कि यस वी रिकॉग्नाइज तालिबान रूल। हमने उनके फॉरेन मिनिस्टर को, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिल भी रहे हैं उनसे, हम लोग एम्बेसी खोल भी रहे हैं, बट हमने ऑफिशियली या फॉर्मली नहीं डिक्लेयर किया कि वी रिकॉग्नाइज तालिबान रूल। प्रॉब्लम क्या है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमको तालिबान के साथ थोड़ी सी एंगेजमेंट करनी पड़ रही है। ये जो रिलेशन भारत और तालिबान के बीच में डेवलप हो रहा है अब, ये एक ट्रांजैक्शनल है, लेन देन का मामला है सीधा सीधा। तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उसको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए इन ऑर्डर टू रीबिल्ड अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ वॉर फॉर अबाउट 2 डिकेड्स। उसमें भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ भारत नहीं चाहता कि तालिबान की सरकार भारत के खिलाफ हो जाए एंड अगेन अफगानिस्तान सॉइल शुड बी यूज्ड टू प्रमोट टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया द वे इट वाज डन बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग फर्स्ट रिजीम ऑफ या फर्स्ट स्टेंट ऑफ तालिबान। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ दोबारा हो। तो इंडिया डज नॉट वांट तालिबान टू कम क्लोज टू अफगानिस्तान। वैसे भी तालिबान जब दूसरी बार पावर में आया है ना, तालिबान 2.0, तो पाकिस्तान के साथ उसकी अच्छी बन नहीं रही है, लेकिन चाइना के साथ बन रही है। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान या चाइना जैसा कोई भी देश तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा नेक्सस में आ जाए और फिर भारत के अंदर वापस से टेररिज्म फैलाना शुरू कर दे। तो इस कारण से भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ हाथ मिला रहा है, मजबूरी है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी भी तालिबान इसका जो सेकंड रेजीम है तालिबान 2.0 2021 के बाद से, इसको भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज वीमेन के राइट्स को ये सप्रेस करते हैं। वीमेन के अगेंस्ट इन्होंने हार्श रूल्स अप्लाई किए हैं। तो जेंडर बेस्ड अपार्थाइड आप कह सकते हैं एक तरीके से तालिबान लेकर के आया है इन अफगानिस्तान आफ्टर देयर रिटर्न। साथ ही साथ तालिबान ऑल्सो डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। दे डू नॉट कॉल अफगानिस्तान रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, रादर दे कॉल अफगानिस्तान एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये भी कंफ्यूजन था जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिल रहे थे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो क्या लिखा जाए। ये लोग लिखना चाहते हैं एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगर एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान लिखने दिया जाता कि एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इज मीटिंग विथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ऑफिशियली अगर ये भारत अपने यहां पे लिख देता मीटिंग के पहले, तो इसका मतलब इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान इज नॉट ए रिपब्लिकन कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो भारत के लिए तो ये भी डायलेमा था। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया है अफगानिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मिलेंगे। हमने कुछ भी नहीं क्लियर किया, एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, कुछ भी नहीं बोला। मुद्दा ये है कि तालिबान का जो करंट रिजीम है वो डेमोक्रेसी में भी बिलीव नहीं करता है, वीमेन के राइट्स को तो सप्रेस करता ही करता है। अब भारत के लिए बड़ा डायलेमा का सिचुएशन है। हमें अपने सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तालिबान के साथ तो थोड़ा हाथ मिलाना ही पड़ेगा, जो मिला रहे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबल स्टेज पे
हमको अपना स्टेचर भी तो बचाना है। हम एक तरीके से मोरल कॉम्प्रोमाइज ही है तालिबान के साथ हाथ मिलाना, बट पूरी तरीके से ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है भारत के लिए। उसके बाद भारत अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा ऑन ग्लोबल लेवल। अगर कोई भारत से पूछेगा कि हाउ कुड यू गिव ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू तालिबान, तो इट विल बी इनडिफेंसिबल पोजीशन फॉर इंडिया। तो यही कारण है कि दो हम लोग तालिबान से हाथ मिला रहे हैं। तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर हमने अपनी एम्बेसी रीओपन की है, लेकिन अभी तक भारत ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान रूल इन अफगानिस्तान को। ऑफिशियली फॉर्मली हमने नहीं कहा है। कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं। भारत ने 6 नए हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में स्टार्ट करने का फैसला किया है। उसी के अंतर्गत 40 एम्बुलेंस भेजे जा रहे हैं अफगानिस्तान में। इंडियन कंपनीज हैव बीन नाउ इनवाइटेड टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भारत मदद करेगा उनको ट्रेनिंग वगैरह देने में। भारत के अंदर वो आकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन फॉर्मल रिकॉग्निशन अभी हमने नहीं दिया है, कंसीडरिंग आवर मोरल पोजीशन ऑन वीमेन राइट्स एज वेल एज डेमोक्रेसी। ग्लोबल लेवल पे हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो दिस इज द करंट सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। आई जस्ट होप आपको पूरी हिस्ट्री से लेकर के करंट सिचुएशन तक समझ आया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS विच वॉज ब्रॉट इन 2023। इस स्कीम के अंतर्गत पहला ऑर्डर रिलीज किया भारत सरकार ने। अब तो समझते हैं क्या है CCTS, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। GS पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये टॉपिक। देखिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS, दिस स्कीम वॉज ब्रॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023 एज पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ओरिजिनली साल 2001 में लाया गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री। अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को साल 2022 में अमेंड करके उसके अंतर्गत फिर ये स्कीम लाया गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ओरिजिनली बिलोंग्स टू 2001, बट इन 2022 अमेंडमेंट of Energy Conservation Act, the CCTS scheme was introduced by Government of India. The CCTS scheme replaced पहले से चल रहा पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। तो पैट स्कीम भी मोर और लेस ऐसा ही था, लेकिन उसको रिप्लेस करके उससे ज़्यादा बेहतर स्कीम भारत सरकार लेकर के आई इन द फॉर्म ऑफ CCTS। तो CCTS के बारे में समझते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया, इसको लाया गया साल 2023 में बाय अमेंडिंग एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट and it replaced existing PAT scheme, perform, achieve and trade scheme. CCTS के अंतर्गत होगा क्या, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश की, उनकी ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जाएगा। तो एक टर्म समझना है हमें पहले, ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी। ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ एनी इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज ग्रीन हाउस गैस इमिटेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीमेंट इंडस्ट्री है तो वो सीमेंट इंडस्ट्री 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट करती है, वो कहा जाएगा उस सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज का ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस किया जाएगा अंडर CCTS, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम साल 2023 में आया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अमेंडमेंट से आया है, और इस स्कीम की मदद से इंडस्ट्रीज का ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस किया जाना है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी मीन्स इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पर यूनिट प्रोडक्शन। अब कैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस किया जाएगा वो भी समझते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज को टारगेट दिया जाएगा एज पर CCTS कि आप इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं कर सकते। अब अगर कोई कंपनी अपने मैंडेटेड टारगेट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रही है तो फिर उसको मार्केट से कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा इन ऑर्डर टू कंपनसेट या ऑफसेट फॉर एडिशनल इमिशन। कार्बन क्रेडिट बेचेगा कौन? बेचेंगी वो कंपनियां जो अपने टारगेट से कम इमिशन कर रही हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का
ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट है कि वो 100 यूनिट इमिट कर सकती है, लेकिन उसने इमिट किया सिर्फ 90 यूनिट, तो उसके पास 10 यूनिट का कार्बन क्रेडिट आएगा। किसी कंपनी को टारगेट दिया गया कि वो 100 यूनिट इमिट कर सकता है, उसने 110 यूनिट इमिट किया, तो अब जिसने ज़्यादा इमिट किया है वो कार्बन क्रेडिट खरीदेगा पैसे दे करके। तो इस तरीके से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्बन मार्केट डेवलप किया जाएगा। कार्बन मार्केट की मदद से कंपनियां अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स को मीट कर पाएंगी। भाई अपने लेवल पे आप कोशिश करो कि आपका जो टारगेट है उससे ज़्यादा आप इमिशन ना करो, लेकिन अगर कहीं हो गया तो मार्केट से आप कार्बन क्रेडिट अर्न करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो। तो इस तरीके से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत कार्बन मार्केट इज बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। दिस कार्बन मार्केट इज बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया इन लाइन विथ आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट वही 2015 वाला, अंडर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके आर्टिकल 6 में बात की गई है कि ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज आपस में कार्बन क्रेडिट खरीद बेच सकते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे किसी देश ने ज़्यादा इमिशन किया, किसी ने कम इमिशन किया, तो वो आपस में कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। तो उसी आइडिया को देश के अंदर इंडस्ट्री लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है अंडर दिस CCTS 2023 कि कोई इंडस्ट्री ने ज़्यादा इमिट किया, किसी ने कम इमिट किया, तो वो आपस में कार्बन मार्केट की मदद से कार्बन क्रेडिट खरीद करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अब इसी CCTS, ये स्कीम लाया गया था साल 2023 में, उस CCTS के अंतर्गत पहला टारगेट रिलीज किया है भारत सरकार ने फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज। टोटल 282 इंडस्ट्रीज को, जो 4 अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, एल्युमिनियम इंडस्ट्री से 13, सीमेंट से 186 प्लांट्स, पल्प एंड पेपर से 53, क्लोर एल्कली से 30 प्लांट्स। तो ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि 282 अलग अलग इंडस्ट्रीज को भारत सरकार ने अब बाइंडिंग तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स दिए हैं कि भैया तुम्हारा इतना टारगेट है, इससे ज़्यादा इमिट करोगे अगर तो तुमको मार्केट से कार्बन क्रेडिट खरीद करके तुमको कंपनसेट करना होगा। ये जो सेक्टर्स हैं 4, उनके अंदर जो अलग अलग कंपनियां हैं वो हैं वेदांता, हिंडाल्को, भारत एल्युमिनियम, ETC। If industries that do not achieve their target will have to buy carbon credit, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देश के अंदर ये कार्बन मार्केट को बेसिकली फंक्शनल कर दिया गया है अंडर CCTS। इससे होगा क्या कि भारत का जो कमिटमेंट है टुवार्ड्स पेरिस एग्रीमेंट, जिसको कहा जाता है पंचामृत, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस टारगेट टॉपिक। नेक्स्ट 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड। साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मैचाडो हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2025। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। सी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस अवार्ड बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए वेनेजुएला की जो मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं उनको नोबेल पीस प्राइज साल 2025 का दिया गया है। विद दिस शी हैज बिकम 20th वुमन टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक और आर्टिकल आया था कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में कि आखिर नोबेल पीस प्राइज कौन डिसाइड करता है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। चूंकि आज नोबेल पीस प्राइज दिया गया है तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल भी देख लेते हैं। अगेन ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया कि साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया है ऑन 10 अक्टूबर 2025 एंड इट हैज़ बीन गिवन टू मारिया कोरेना मैचाडो, राइट। ये जो नोबेल पीस प्राइज है, इट वाज गिवन एट नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट इन ओस्लो। द विनर रिसीव्ड ए मेडल, डिप्लोमा एंड 11 million Swedish crown which comes out to be somewhere close to $1.1 million। अब आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि नोबेल पीस प्राइज कैन बी गिवन टू बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस। कौन डिसाइड करता है कि नोबेल पीस प्राइज किसको दिया जाना चाहिए, तो इट इज डिसाइडेड बाय नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी में 5 मेंबर्स होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय नॉर्वेज पार्लियामेंट। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि नोबेल प्राइज, चाहे वो नोबेल फिजिक्स प्राइज हो, केमिस्ट्री प्राइज हो या इवन नोबेल पीस प्राइज हो, इट कैन बी गिवन मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा दिया जा सकता है।
इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फिल्म सर्टिफिकेशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 ऑफ CBD इससे रिलेटेड ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। बाकी तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं। यहाँ पे सबसे लंबा बॉर्डर आसाम का मेघालय के साथ है, फिर अरुणाचल, फिर मिजोरम एंड देन त्रिपुरा। और इसका जवाब तो सीधा सीधा होगा ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।